मजा नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि 2 क्लास हो चुकी हुई, तीसरी क्लास में ना पूरी एनर्जी खत्म। हाँ ऐसे ही है ना, सच बताओ। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन थक गए हो। चलो आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, बट मैं आज की क्लास में आप लोगों को बिल्कुल बेसिक सी बातें करूंगा, ठीक है। मैं एज सच आपको कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सी चीजें नहीं बताने वाला। आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है 11th में, ठीक है, उसी को थोड़ा थोड़ा हम लोग बेस लेकर के आगे चलेंगे। और आगे हम लोग अपने कैसे पढ़ना है आपको मैं ये सब चीज़ें बताऊंगा। तो पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ बता देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, फिर मुझे आप लोग बताइएगा, उसी के हिसाब से हमारे पूरे साल भर की स्ट्रैटेजी बनेगी, ठीक है। सो मेरे बारे में आपको पता है, नाम तो मेरा लिखा ही है ना, और सर ने ही बता दिया। सो माय नेम इज गौरव श्रीवास्तव, और टोटल मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है। मैं काफ़ी सारी जगह पढ़ा चुका हूँ, जिसमें से मैं 2 साल आकाश जनकपुरी रह चुका हूँ, 4 साल में फिर जी कालूसराय पढ़ा चुका हूँ, 5 साल में एलिन में भी रह चुका हूँ, और उसके बाद पिछले 8 महीने से पीडब्ल्यू में आप लोगों के साथ ही हूँ, है ना। सो आज पहली बार हम लोगों के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, तो आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है पहले मुझे आप लोग बताओ। अच्छा पहले तो लोगों को ये लग रहा होगा, अच्छा इतने दिन हो गए वे, झूठ तो नहीं बोल रहे, है ना। हाँ मुझे लग रहा था ऐसा। वो तो देखो अभी जब क्लास करेंगे तब सब समझ आएगा। अच्छा अच्छी चीज़ ये है कि देखो मैं ना बहुत क्लास में फ्रेंडली रहता हूँ, ना मुझे ना किसी को डांटना पसंद है, ठीक है, ना मैं किसी को कुछ अनयूजुअली जो है परेशान करता हूँ। लेकिन बस केवल कंडीशन एक ही है कि जैसा मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से चलते चलो। हमारी तरफ से क्लास में आपको पूरी छूट है, सब कुछ करो, लेकिन बस इतना हो क्लास के अंदर बाहर वाले को पता नहीं चलनी चाहिए। बाहर वाले को पता चला तो मेरा गुस्सा ना फिर समझ लेना बहुत ज़्यादा खराब है। वैसे तो मैं जनरली गुस्सा होता नहीं हूँ, है ना, और उसके बाद अगर हो गया ना फिर समझ लेना कि 1 हफ्ते तक ना तुम लोगों की खैर नहीं, कम से कम 1 हफ्ते तो चलेगा। है क्या हुआ बिगड़? अरे वाह क्या बात की। मैं यार लॉजिक तो सही है कि ठीक है सर गुस्सा हो जाओ, 1 हफ्ते बाद आएंगे तब तक शांत हो ही जाएगा। हाँ समझ गए। लेकिन जैसा नॉर्मल बैचेस में होता है 1 हफ्ते ना, तुम्हारे लिए भी पूरे 1 महीना हो जाएगा। अब तो खुश, ठीक है। चलो एनीवे गुस्से गुस्से की कोई बात नहीं है, हम सब लोग यहाँ पर जिस पर्पज से आए हैं हमें वो पर्पज सॉल्व करना है। तो ये कुछ मेरे बारे में था। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड के हैं? सभी लोग? कितने लोग आईएससी वाले? कोई स्टेट बोर्ड वाला भी है? स्टेट बोर्ड वाले कोई नहीं है ना, है ना। चलो तो पहली चीज हमारे लिए पॉजिटिव यही है कि हमारे बैच में जो कुछ भी हमें कवर अप करना है वो है एनसीईआरटी। हमें एनसीईआरटी को पूरा कवर करना है, A to Z हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम भी उसी पे बेस्ड है, हमारे जेई मेंस का एग्जाम भी उसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो एक बात तो हमें क्लियर हो गई। अच्छा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ऐसा चाहते हैं कि भाई ठीक है सिलेक्शन हो जाए, बस वो एक बीटेक की डिग्री मिल जाए बस बहुत है? कोई है ऐसा? देखो गाजियाबाद नोएडा में तो भर भर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। कोई ऐसा तो नहीं घर वालों ने बोला जाओ बेटा जाओ कुछ तो करके आओ, उन्होंने कहा चलो एक काम कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड कर रहे हैं, चलो हम भी इंजीनियरिंग कर ही लेंगे, डिग्री तो मिल ही जाएगी, ठीक है। और नौकरी के लिए भी कहीं ज़्यादा दूर जाना नहीं, 62 में घूमते फिरते जाओ, कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। कोई है ऐसा? अच्छा कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि जिनको फाइनली जेई एडवांस में जाना है? इतना सोच सोच के हाथ उठा रहे थे, अच्छा मेरे को एडवांस में जाना है, मजाक कर रहे थे। कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये सोच के आए हुए कि मेरे को जेई मेंस में अच्छा करना है? गुड, वेरी गुड। मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस इन बच्चों से हूं जिन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि देखो सर मुझे जेई मेंस मिल जाए, मेरी कैपेसिटी इतनी है, ये सबसे सही है। और जितने लोगों ने एडवांस के लिए हाथ उठाया उनमें से आधे तो झूठ बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि 11 तो कुछ किया नहीं था,
कितने लोग ऐसे हैं जो पहले पाठशाला में थे? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो जितने लोग पाठशाला में थे उनको तो मतलब 11th क्लियर है ही, 11th का सब कुछ। इसमें हंसने की क्या बात है? इसमें हंसने की कोई बात है क्या? मैंने तो कोई जोक सुनाया ही नहीं। अरे 11th में तुमने पाठशाला में सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, सब कुछ क्लियर था ही। अच्छा चलो ठीक है, अभी तक जो हुआ है अब हम चाहते हैं कि वो रिपीट ना हो, इसलिए मैं बस केवल आपसे एक ही बात कहूंगा, आपके और मेरे बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो? मेरा कहने का सेंस ये है, और मैं केवल अपनी बात नहीं करूं, ठीक है, मैं सिर्फ एज बीइंग अ टीचर मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपका बड़ा भाई हूं, आप ये मान के चलो। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आपके और आपके टीचर्स के बीच में कोई भी तीसरा आदमी ना हो, क्योंकि जब तक आप अपनी बात अपने इंस्ट्रक्टर को, अपने एजुकेटर को नहीं कहोगे तब तक आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो उसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है। अरे नहीं आती, सबको नहीं आती है फिर, ऐसा थोड़ी होता है हम यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, तो हर चीज हमें आती ही हो, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है। कोई चीज नहीं आती आप हमें बताओगे ना, तभी तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर आप अपने मन में दबा के बैठ गए तो मैं कोई ब्रह्मा जी तो हूं नहीं, मुझे कोई सपना तो आएगा नहीं कि नहीं वो लाल शर्ट वाले बच्चे को समझ में नहीं आया था, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि आज हमारी पहली क्लास है और मैं पहली क्लास में जो बात आपसे बोल रहा हूं आगे हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो मेरा पहला आप लोगों को सजेशन यही है कि आप अपने और अपने टीचर्स के बीच में, ठीक है, बिल्कुल गैप मेंटेन मत करो। जितना ज्यादा क्लोज रहोगे ना उतना फायदा आपका है। और जिन लोगों का सपना है जेई एडवांस और आप जिस सपने के लिए यहां आए हो, वो सपना आपका तभी पूरा होगा जब आप कमिटेड होगे। अगर आप कमिटेड नहीं हो तो यार हम कितना भी पढ़ा लेंगे ना, कुछ नहीं होगा उससे। देखो बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं कि यार एक काम करते हैं लास्ट के 10 साल के पेपर रट लेंगे, बोर्ड के एग्जाम में तो मार्क्स 95 96 आ ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जेई मेंस और जेई एडवांस का लेवल आप लोगों ने पेपर तो देखा ही होगा, ठीक है। तो जब आपने अभी जनवरी का टाइम का पेपर किसी ने देखा था? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जो पाठशाला में थे, जिन लोगों ने जेई मेंस के 11th का मतलब जो पेपर हुआ था, 11th आप लोग पढ़ चुके थे, आप लोगों ने कोशिश की पेपर को देखने की, आपने देखा, आपको क्या लगा? ओके अच्छा, आपके अलावा और किसी ने पेपर देखा? गुड। बाकी लोगों ने? बाकी लोगों को पता ही नहीं होगा पेपर हो भी चुका है कि नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो सच में अभी सो के उठे हुए हैं कि चलो एक काम करते हैं, आप चलते हैं, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है, 11th तो जो होना था हो ही चुका है। कोई है ऐसा? देखो मैं इतना ना आपसे कैजुअली, इतना आराम आराम से बोल रहा हूँ कि थोड़ा फ्रेंडली रहो, ठीक है। अब भी लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ है क्या? देखो मैंने पहले आपको बोल दिया मैं बिल्कुल डांटता नहीं हूं, अब मैं आपसे बिल्कुल फ्रेंडली पूछ रहा हूं। अगर आप सही जवाब दोगे ना तो हम उस हिसाब से आगे की प्लानिंग कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनका 11th का पोर्शन पूरा क्लियर है? 1 2 3। बाकी लोग? अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो 11th ना बस हो गई? वाह, वेरी गुड। ये अब क्लास में सही मजा आएगा क्योंकि 11th कुछ पता ही नहीं है। आप बच्चे पता क्या करेंगे? डाउट लेकर के आते हैं। मैं आपको पुरानी बात बताता हूँ, पहले जो क्या होते थे क्लास में, सर डाउट है। अच्छा ठीक है भाई, क्या डाउट है? सर वो चैप्टर है ना केमिकल बॉन्डिंग, उसमें डाउट है। अच्छा हमने कहा ठीक है आ जाना कल डाउट के लिए। तो बच्चे डाउट लेकर का मॉड्यूल लेकर के आ गए। सर ये पूरा आयनिक बॉन्ड ना पूरा पढ़ा दो। हमने पूछा डाउट क्या है? बोले सर यही तो डाउट था। अच्छा हमने कहा चलो ठीक है, पहले दिन हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा दिया, दूसरे दिन फिर बोले सर इसके डाउट हो गए तो फिर आ जाए आपके पास। हमने कहा ठीक है आ जाना।
दूसरे दिन आए, सर कोवेलेंट बॉन्ड और पढ़ा दो। कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा दिया, उसके बाद सर एक काम करो पूरा ही पढ़ा दो सर, ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या डाउट है। जब पूरा पढ़ लिया तो पूरा पढ़ने के बाद पूछा हमने, सवाल लगाए थे, सर अभी टाइम ही नहीं मिल पाया। उसके बाद फिर क्या, एक महीने बाद फिर सर वो डाउट है कुछ, ठीक है। तो वो डाउट का जो प्रोसेस था ना पूरे साल भर चलता रहा, और वो साल भर के बाद भी डाउट क्लियर नहीं हुए। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि देखो कोई भी चीज है ना, अगर आप ऑनेस्टली उसको एक्सेप्ट करोगे तो चीजें ना आपकी डाउट खत्म हो जाएंगे। और अगर आपने ये सोचा कि नहीं यार आज नहीं, कल, कल नहीं परसों, जब सर पूछेंगे तभी हम बोलेंगे, और आपने सोचा कि सर पूछेंगे नहीं तो हम बताएंगे नहीं, और हम बताएंगे नहीं तो हमारे डाउट लास्ट तक चलते रहेंगे। तो ऐसा भी नहीं करना है। देखो जितनी भी चीजें, आप सब लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन मुझे पता है आपसे ज्यादा डबल है, ठीक है। तो उस एक्सपेक्टेशन पे आपको खरे उतरना है, तो क्या करोगे आप? अरे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि तुम 6 घंटे पढ़ो, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूं। मैं इस चीज के बिल्कुल भी अगेंस्ट हूं कि मैं 6 घंटे की आपसे बात नहीं करूं। मुझे पता है कि जो बच्चे स्कूल जाते हुए ना उनके लिए 6 घंटे फीजिबल नहीं होता है। लेकिन कंटिन्यूसली ना अगर आप डेली अपने सब्जेक्ट को, अपनी जो भी लेक्चर हुआ है ना 1 घंटे भी रिवाइज कर लोगे, उस पर बेस ना, उस लेक्चर पे बेस 20 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, कंटिन्यूटी बना के रखोगे ना, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो कभी भी ना तो आपका कोई भी सिलेबस लैग करेगा, ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो पहली चीज यही है कि सिलेबस आप लोगों को लैग नहीं कराना है। क्लास जो चल रही है, क्लास के पैरेलल चलते चलो, जितना ज्यादा पैरेलल चलोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। डन? क्लियर? चलो अब मैं आपसे कुछ और बात बता रहा हूं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो आप लोगों को किसी ने बताई नहीं होगी। तो हमारा टॉपिक बेसिकली है सॉलिड स्टेट। मैं सॉलिड स्टेट को बिल्कुल ये मान के चल रहा हूं कि हम लोग ना 9th 10th स्टैंडर्ड से चल रहे हैं। अभी हम आपको 12th वाले स्टैंडर्ड पे कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। आप समझो बीच बीच में क्या क्या हम लोगों ने चीजें की हुई थी। और एक और बात कि जो भी हम लोग क्लास में करेंगे, जो भी पॉइंट्स आप लोगों को लगता है आप नोट कर लीजिएगा। और आप सबको पता है कि जो भी ये जो पीपीटी आप लोगों को दिख रही है, ये पीपीटी आप लोगों को एज अ नोट्स आपके ऐप पे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहां से भी कर सकते हैं। और इस पे हमने कोशिश की है जितना मैक्सिमम पार्ट हो सकता है, ठीक है, वो हम यहाँ पर देंगे। कोई पॉइंट ऐसा लगता है जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कुछ भी गलत कॉपी नहीं करना है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चों ने क्या किया, वे जो पीछे बैठे हुए हैं, आते जल्दी है लेकिन बैठते पीछे ही है ना। तो वो जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, वो आधा इधर देखेंगे आधा उधर देखेंगे, फिर थोड़ा बोर्ड पे भी देखेंगे। तो क्या हुआ है कि लास्ट की कोई ना कोई चीजें मिसिंग हो जाती है। तो उसके लिए आपके लिए बेनिफिट ये भी है कि आपके लिए जो पीपीटी मिल रही थी आप उसको भी कर सकते हैं। पूरे साल भर आप लोगों के पास ये पीपीटी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे बता रहा हूं, देखो आज हम लोग टॉपिक में क्या क्या कवर करने वाले। मैं मैटर्स के बारे में बात करूंगा। तो मैटर्स आप सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन और सॉलिड के टाइप्स के बारे में, ठीक है। मैं आपसे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूं। इसके बीच में इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पहले से आपसे ये बात करना चाहूंगा कि आप लोगों को पढ़ना कैसा है। मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को ना मेरी बात पे यकीन नहीं होगा। मतलब आप क्या, जितनी जगह मैं क्लास में जाता हूं पहले कोई यकीन करता ही नहीं है, किसी को विश्वास ही नहीं होता। सर तो है बोलते रहते, बोलने दो, ठीक है। जब एग्जाम होता है ना तब याद आती है कि सर आप कह तो सही रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों ने 10th का एग्जाम दिया था? अब भी लोग सोच रहे हैं, अब भी लोग सोच रहे हैं कि अच्छा मेरे को हाथ उठाना है कि नहीं उठाना है। सबने दिया था ना। एक बात मुझे बताओ, 10th का एग्जाम दिया था तो कितने लोगों को ये बिलीव है कि क्वेश्चन में रिपीटेशंस होते हैं? बोर्ड एग्जाम में होता ही है ना, मानते हो ना? कितने लोग मानते हैं कि जेई मेंस में और एडवांस में क्वेश्चन की रिपीटेशन होती है? मेंस में होती है, मानते हो? अगर मैं तुम्हें पूरा पेपर दे दूं तो? मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं तुम्हें ज्यादा नहीं, मतलब 500-600 क्वेश्चन के क्वेश्चन बैंक दे रहा हूं, ठीक है। और मैं तुमसे कहूंगा कि तुम किसी भी साल का पेपर उठा के देख लेना, किसी भी ईयर का,
और वो पेपर का पूरे के पूरे आपके 25 क्वेश्चन जो कि अभी प्रेजेंट में जेई मेंस में आ रहे हुए, आप मान के चलना 22 से 23 क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे। क्या आप बिलीव करोगे? अरे आपके आपके मन में तो वही है कि जेई मेंस का एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है। चलो मैं जेई मेंस की मैंने 22 क्वेश्चन की बात की। मैं अगर आपसे कहूं कि मैं एडवांस के जो आपके 18 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं एडवांस में, थोड़ा पैटर्न चेंज होता रहे इधर उधर, मैं अगर आपसे कहूं कि मैं आपको 600 क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक दे रहा हूं और इस 600 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन आपको हम एडवांस के दे देंगे एज इट इज, क्या रिएक्शन होगा? है? मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया अभी, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं मैं सिर्फ 600 क्वेश्चन दे रहा हूं। तुम 600 क्वेश्चन कर लोगे? कर लोगे? चलो मैं इसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूं, मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनना। हमारा एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? ठीक है। अच्छा एनटीए और कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराता है? सीयूईटी। अच्छा और नीट और चलो, अरे जय उनसे हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें देखो पीजी वाले जितने एग्जाम है उससे लेना देना नहीं, ऐसा तो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, लेकिन हमारे लिए मेजरली 2 एग्जाम है, ठीक है। हम यहाँ पर जेई मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और जेई सॉरी नीट की। ये बात मैं सिर्फ आपको अपने सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप फिजिक्स के लिए अभी अप्लाई करो या जो भी, आप अपने टीचर से आप कंसल्ट कीजिए, आपके टीचर्स आपको जो गाइड करेंगे वही आपके लिए होगा, और इसके लिए मैं बिल्कुल भी कोई कमिटमेंट नहीं दूंगा कि ये चीज़ फिजिक्स में अप्लीकेबल है। बाकी आप फिजिक्स वाले टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये 2 बच्चे जो है ना, ठीक है, किसके? एनटीए के। एनटीए पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, यस और नो? अब मुझे बताओ, ये जो एनटीए है, अब मान लीजिए आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपका एक भाई एक बहन है, ठीक है, आपके पेरेंट्स उन दोनों में कोई डिफरेंशिएशन करते हैं? नहीं, एक्सेप्शनली तो होते हैं, एक्सेप्शनली की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मली कोई भी है ना उनमें डिफरेंशिएशन नहीं है ना। तो इसने भी तो नहीं किया, इसने कहा जितना सिलेबस तुम्हारा उतना ही सिलेबस इनका। कुछ गलत कहा उसने? नहीं है ना। अब क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कहां हो जाता है कि हो सकता कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, 19-20 का फ्रैक्शन होता है, तो इसने भी कर दिया। इसने क्या किया, इसने कहा कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसको बोल दिया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ज्यादा है इसके कम है, ठीक है, मान ली बात को। क्वेश्चन का सिलेबस सेम है, क्वेश्चन का पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है, और जो है सिलेबस भी सेम है, तो उसने क्या किया ना, यहां के क्वेश्चन उठा करके यहां डाल दिए और यहां के क्वेश्चन उठा करके यहां डाल दिए। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। क्यों मैं ये बात कैसे बोल रहा हूं, मैं आपको 2013 की बात बता रहा हूं। 2013 में यही सेम पैटर्न मैंने कहा सुना हुआ था। आई वॉज इन साउथ दिल्ली, और उस टाइम एनसीईआरटी का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, हम लोग वहाँ थे, मेरे साथ में कुछ फ्रेंड और भी थे। वो सभी लोग जनरल, हम लोग चाय वाय पीने जाते थे वहाँ पर प्रोफेसर्स थे, क्योंकि पहले इसका नाम क्या था, एनटीए कौन की जगह कौन था, सीबीएसई कंडक्ट कराता था। उनके प्रोफेसर AIEEE और AIPMT के पेपर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कोई प्रोफेसर होंगे, उनको पेपर अलॉट किया गया। वो पेपर के लिए प्रोफेसर कहता है कि यार मेरे को ना पेपर बनाना है, तो दूसरा प्रोफेसर कहता है तो बना दो, क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा पेपर बनाओ, पेपर बनाने के बाद क्वेश्चन को सारे चेक करो, सारे चेक करने के बाद कोई गलती ना हो, ये सारी चीजें करनी होती है, टाइम लगता है। तो दूसरे प्रोफेसर ने जो AIEEE का हेड था, उसने इसको सजेस्ट किया कि भाई AIPMT बनाना है, AIEEE के पुराने पेपर के क्वेश्चन उठा के डाल दो, एरर भी नहीं रहेगा। ये बात उनकी आपस में डिस्कशन थी, मैं वहां था,
13 की बात कर रहा हूँ, लेकिन 13 में मेरे को इससे कोई लेना देना था भी नहीं, क्योंकि मैंने कभी नीट पढ़ा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था नीट के बारे में, मुझे क्या मतलब था। लेकिन 16 के बाद जब मैं एलएल में पहुंचा तो मेरे पास एक बैच नीट का भी था, जेई का भी था। मैंने ये सारे क्वेश्चन को ना ट्राई करके देखे कि क्या वो बात सच थी। मैंने ये चीज नोटिस की ना कि यहां के जितने क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, कई बार तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी चेंज नहीं है, ऑप्शन भी चेंज नहीं है, एज इट इज, जिसके क्वेश्चन एज इट इज यहां पर है, और जेई मेंस के डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज नीट में है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और अगर कभी कोई चेंजेस हुआ भी है ना पेपर में, तो पता क्या चेंजेस हुआ है। यहां क्वेश्चन में बोला जा रहा है 20 ग्राम, ठीक है, CH4 मान लीजिए, मैंने कहा 24 ग्राम आपके पास मीथेन गैस है, तो इसने क्या कर दिया है 12 ग्राम। क्या डिफरेंस है उसमें, सेम मेथड ही तो था, केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज में चेंजेस है। सेम क्वेश्चन, सेम आपके पास सॉल्वेंट या जो भी रिएजेंट यूज किया हुआ है, सब कुछ सेम यूज किया हुआ है, ओनली डेटाबेस में चेंज। अगर आपको 24 ग्राम से या 20 ग्राम से क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है, तो क्या 12 ग्राम से नहीं कर पाओगे आप, कर पाओगे ना। तो यहां ये क्वेश्चन सेम है, डिफरेंस नहीं है। और मैं ओवरऑल, क्योंकि नीट में आप लोगों को पता है 45 क्वेश्चंस होते हैं, 45 क्वेश्चन अगर 10 साल के पेपर्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो 450 क्वेश्चंस होते हैं। मैं 15 साल के पेपर को मैं कंटिन्यू कर लेता हूं। 15 साल के क्वेश्चन को अगर आप मानते हो ना, तो ये ऑलमोस्ट आपके पास 675 क्वेश्चन होते हैं। 675 क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन को देखोगे ना, तो कम से कम 150, मोर देन 150, 175 क्वेश्चन हम लोग लमसम लेके चल रहे हुए जो रिपीट हुए हैं। एक चैप्टर है आप लोगों को जो पढ़ना है, जिसका नाम है पॉलीमर, 4 पेज का चैप्टर है, और हर साल जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आना ही आना है, श्योर है। उसके बिना तो पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा, ये मान के चलना। नीट की बात करो तो आपको हर साल एक क्वेश्चन वहां से आता ही आता है। अब आप मुझे बताओ, 4 पेज के चैप्टर में कितनी इंफॉर्मेशन होंगी, गिनती की इंफॉर्मेशन 30 लाइन की इंफॉर्मेशन है, और वो हर साल पेपर में कॉपी होती है। अगर इस साल कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई तो नेक्स्ट ईयर रिपीट हो जाएगी, रिपीटेशन होगा ही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम जब एलिमिनेट कर दें ना, तो टोटल ये 675 क्वेश्चंस थे नीट के, और इन 675 क्वेश्चन में से 175 क्वेश्चन की रिपीटेशन है। टोटल आपके पास क्वेश्चन बचते हैं 500। ये 500 क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक। अब आपका मन करे, आप जो भी क्वेश्चन, जो भी पेपर हो, उठा करके यहां जेईई मेंस का देख लो। अगर आपको 20 से 22 क्वेश्चन ना मिले तो आप मुझे बोल देना, आप जो बोलोगे मैं करूंगा। सो जेईई मेंस का एग्जाम बिल्कुल टफ नहीं है, सिर्फ जेईई मेंस के लिए फोकस चाहिए। अगर आपने, और आप सब लोग हैं 12th में, आप सबको पता है कि जितने बच्चे 12th को भी प्रॉपर तरीके से कर रहे हुए हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है, तो आपका जेईई मेंस का बच्चा 12th में बड़े आराम से निकाल लेता है, कोई एफर्ट नहीं, कुछ नहीं, इजीली। तो आपको क्या करना है जेईई मेंस के लिए, तो आपको पास समझ में आ गई बात कि 500 क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। मैं आपको बताता जाऊंगा, हर चैप्टर के बाद मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी शीट में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मुझे मिलते हैं, जो मेरे पास क्वेश्चन की अवेलेबिलिटी होगी, मैं आप लोगों को अपनी स्लाइड में देता जाऊंगा, जो कि आप लोगों को करना है। जो आपका मॉड्यूल है वो तो आप करोगे ही करोगे, जो आपके डीपीपीज हैं वो तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा अपनी स्लाइड्स में, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ के होंगे मैं लेकर के आऊंगा। ये बात आपको किसी को बतानी नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए की बात है, ये ध्यान रखना, समझ गए ना। हाँ, पैसों वाली बातें जल्दी समझ में आ जाती है ना, इंपॉर्टेंट बात है ये।
क्योंकि ये ना लोगों को बड़ा अजीब लगता है कि सर नीट की बात आप जेई वालों से कर रहे हो। ये आधे से ज्यादा लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं होती है। जब आप पेपर करके देखोगे ना आपको सब समझ में आ जाएगा। 12 साल हो गए मुझे भी, हमने सब पेपर देख लिए हुए, उन पेपर में देखा हुआ है कि इसमें क्या आ रहा है। बस सिर्फ आप लोगों को ना सिर्फ अपने टीचर पर ट्रस्ट करना है। जो भी टीचर ने आपको बोला है वो काम आपको डेली बेसिस पे करना है। इतना आपने कर लिया हुआ है, मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है। आप बस मेरी बात इतनी मान लेना, जो क्लास में चल रहा है वो तो करना ही करना है, वो तो आप चल ही रहे हैं, लेकिन एडिशनल आपको 500 क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी वाले अटेम्प्ट में 100 में से 100 नंबर की गारंटी मैं दे दे रहा हूं, 100 में 100। और अगर आप सब लोगों ने मेरी बात मान ली, ठीक है, तो हमारी क्लास से ना मिनिमम मार्क्स होंगे 80 मार्क्स मिनिमम होंगे। अब देखो मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं, पेपर करने मैं नहीं जाऊंगा, तो ये आपको करना है। अब आपका क्या टारगेट है, आपको जेएसएस नोएडा चाहिए है या फिर आपको एनआईटी चाहिए है या आईआईटी चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है, ये आपके हाथ में। तो मैं ये इतनी बात बोल रहा हूं कि बस इतनी से काम करना है, कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है जेई मेंस के लिए। ये बात आपकी जेई मेंस के लिए है। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, अभी बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा कितने लोग जेई एडवांस के लिए। अच्छा सुबह ना इस टाइप का लेक्चर आप सुन तो चुके ही होंगे, है ना, सभी टीचर ने सुनाया होगा, सबने बताया होगा ये करो वो करो, सुन चुके ना, है ना। अब मैं आपसे बस थोड़ी सी बात और कर रहा हूँ, अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं, ठीक है, क्योंकि आज मैं जो बात बोल रहा हूँ ये रोज रोज रिपीटेशन नहीं होगी। एडवांस के लिए कितने लोग थे, आप ऑनेस्टली हाथ उठाना, ठीक है। जितने लोग मेंस के थे, क्या इतनी बात से सब लोग सेटिस्फाई हो, मेंस की बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग एडवांस पे चलते हैं। एडवांस के लिए पेपर आप लोग जब भी आप देखते हो प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो उन प्रीवियस ईयर पेपर्स में पेपर का हमेशा लेवल डिफिकल्ट नहीं होता है, चाहे वो एडवांस का हो चाहे वो मेंस का हो। पेपर को जब सेट किया जाता है तो पेपर में कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ आपके पास डिफिकल्ट होंगे। इजी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 30 to 35% पेपर इजी होता है, उसके बाद 30% पेपर आपका मॉडरेट होगा और 30-35% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। एडवांस की बात कर रहा हूं। तो ये जो 30% इजी वाले क्वेश्चन थे ना, जब आप जेई मेंस को कवर करते हुए अपनी एनसीईआरटी पूरी प्रॉपर तरीके से करते हो ना, तो आप लोगों को ये पूरी की पूरी बात जेई मेंस के 30% इजी क्वेश्चन में आपको हेल्प मिल जाएगी, वो आप इजीली कर लोगे। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपके पास स्कोरिंग हो जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है तो आता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कोई तुक्का तो मारोगे नहीं तुम, क्योंकि इनऑर्गेनिक में कुछ चीजें इंफॉर्मेशन है आपको याद ही करनी पड़ेगी, और ऑर्गेनिक में कोई लेवल फिक्स नहीं है, क्योंकि किस लेवल तक वो जा सकते हैं हमें नहीं पता, लेकिन इनऑर्गेनिक में कंटेंट फिक्स है। इनऑर्गेनिक का जो पेपर होगा आपकी पूरी एनसीईआरटी से, आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखते हो तो आपके पास 80 to 85% पेपर इनऑर्गेनिक का पेपर जो होगा ना, लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा, कुछ भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक फिजिकल के लिए आप लोगों को जो मॉड्यूल दिया है ये मॉड्यूल सफिशिएंट है, उसके साथ साथ आप लोगों को डीपीपीज मिलेगी, वो सफिशिएंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। और सेल्फ मोटिवेशन कब होगा, जब आपका मेंस का एग्जाम अच्छा होगा। मेरी बात ध्यान सुनना, इसलिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि पहले हमारा टारगेट है मेंस में एक अच्छा स्कोर लेकर के आना, ताकि हम अपनी एक सीट तो एनआईटी की फिक्स कर लें। हमारी एनआईटी की सीट फिक्स हो गई,
अब मुझे डर नहीं है, जेई का पेपर मेरा अच्छा हो जाएगा तो मैं आईआईटी भी चला जाऊंगा, और बाई चांस किसी रीजन बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हुआ या पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया, मेरा एडवांस का पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो मेरे लिए एनआईटी फिक्स है। साइकोलॉजिकल सोचना, ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जिसका मेंस का रिजल्ट खराब हो और एडवांस में बहुत अच्छा करे, ये एक्सेप्शनल है। क्योंकि आपके मन में ना, आपके अंदर एक ही पिक्चर चलती रहेगी, यार मेरा मेंस खराब हो गया है, मुझे कोई एनआईटी मिलेगा नहीं, एनआईटी मिल भी गया तो मुझे कोई ब्रांच नहीं मिलेगी। तो मैं एक पूरे महीने जो ना जेई मेंस के बाद एडवांस का जो पॉइंट मिलेगा ना, आपको पोर्शन मिलेगा ना, उसमें मैं यही सोचते सोचते अपना टाइम निकाल दूंगा, फोकस ही नहीं कर पाओगे आप। इसलिए ना एक एक स्टेप स्लो स्लो चलते चलो, सारी चीजें आपके हाथ में होंगी। ठीक है, नॉर्मली ये जो मैं बात बोल रहा हूं, ये बात आप फिजिक्स में भी आप यूज कर सकते हैं, बट आप अपने जो भी टीचर है एक बार उनसे आप पूछें, ठीक है, वो जो आपको गाइड करें उनके हिसाब से। बट मैं केमिस्ट्री में इतनी आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि यहां से आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा और आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? क्लियर है ना? तो हम लोग को कैसे चलना है, क्या क्या करना है, उसको हम लोग अब फोकस करते हैं। चलो हम लोग अपने टॉपिक पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैं पहले आपसे कुछ चीजें पूछता हूं। सॉलिड के बारे में आप सब लोग जानते हैं, सुना है ना? सॉलिड सुना है ना? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं ना? तो हमने एक चैप्टर 11th में पढ़ा था, उसका नाम था स्टेट्स ऑफ मैटर, पढ़ा था ना? हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं मैटर। मैटर क्या था? 9th 10th में पढ़ा हुआ था। मैटर मतलब ये जो थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो और जिसका कुछ ना कुछ मास हो। मतलब हम सिंपल वे में क्या कह सकते हैं? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैविंग मास, जिसका मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो क्या कहलाता है? हमारा मैटर। क्लियर है ना बात? ये तो मैटर कौन कौन तरीके से होते हैं? कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैंने यहाँ पे फिगर्स बनाए हुए हैं। यहां देखो जरा, टेबल दिख रही है, टेबल दिख रही है ना? इसने कुछ मास ऑक्यूपाई किया, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया, है ना? यानी कि क्या होगा? ये मैटर होगा। ये मैटर कैसा है? सॉलिड। आप जरा देखो, जरा बलून्स दिख रहा है, इसमें क्या है? गैस भरी हुई है। स्पेस ऑक्यूपाई किया इसने, कुछ मास होगा, यानी कि ये क्या हो गया? मैटर है, लेकिन मैटर में भी क्या है? गैस। तीसरा क्या है? लिक्विड। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ये 9th 10th में आपने सीखा था, बिल्कुल बेसिक सी बात थी। अब हम लोग चल रहे हुए कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या हम इन तीनों स्टेट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। चलो देखो, ये तीनों स्टेट से कौन कौन से थे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम इन तीनों को कन्वर्ट करने चलते हैं। अगर मैं इनको कन्वर्ट करूं तो जरा ध्यान से देखो, सॉलिड से आपको जाना है लिक्विड में, और लिक्विड से कहां जाना है आपको? गैस में। क्या करना है? सॉलिड से लिक्विड में जाना है, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये लो, हमने प्लस डेल्टा लिख दिया, एनर्जी दी आपने, एनर्जी दी, कन्वर्ट हो गया। सॉलिड से किस में गए आप? लिक्विड में। लिक्विड से आप कहां जा रहे हो? गैस में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाया हमने, एनर्जी बढ़ा दी, क्या हुई? गैस में कन्वर्ट हो गई। अगर मैं इस प्रोसेस को उल्टा करूं, कर सकता हूं। हमने लिखा हुआ है ऑल द 3 स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल, यस और नो? अभी हमने क्या दिया? एनर्जी दी, एनर्जी दी, ठीक है। तो क्या हुआ? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट। अब क्या कर रहे हैं हम? एनर्जी रिलीज करते जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? यहां से आप उल्टा जाएंगे, है ना? तो माइनस डेल्टा। यहां से अगर यहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपको एनर्जी और रिलीज करनी पड़ेगी। क्लियर है ना? ये बात समझ में आई? तो ये इंटर कन्वर्टेबल था, ये 9th 10th में आपने सीखा था। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? चलो अब हमारे पास आ रही है बात, मैं कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। ये तो बात मैंने आपको समझा दी कि ये तीनों के तीनों इंटर कन्वर्टेबल है। इंटर कन्वर्जन वाली बात सबको समझ में आ गई?
अब मैं आपसे ये जो 4 पॉइंट लिखे इनको आप नोट कर लो, पहले ये चारों पॉइंट आप नोट करो। अच्छा, क्लास में मैं आप लोगों को जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको ना टॉपिक में इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, आपका इंटरेस्ट खराब हो जाता है, आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करते ही नहीं हो, ठीक है। तो हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके चलेंगे, डिफिकल्ट तक लेके चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा भी अगर कभी कोई और आपको डाउट होता है जिसके लिए आप लोगों को लगता है कि हमें और इस पर फोकस करना चाहिए, तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट टीचर से, ठीक है। उसके अलावा भी आप लोग को पता है कि डाउट फैकल्टी भी अवेलेबल है। बाई चांस कभी आप मेरे पास आते, मैं आपको अवेलेबल ना हूं, तो आप डाउट काउंटर पे भी जा सकते हो, ठीक है। बट उस चीज को ना मतलब डिले मत करना, ऐसा नहीं हो कि आज की बात हम कल बात करेंगे, ठीक है। क्या ये बात नोट हो गई? हो गई नोट? चलो अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जरा पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ो। पहला पॉइंट मैंने लिखा, देखो जरा आप लिखा है, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर इज द रिजल्ट ऑफ इंटरप्ले ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना। सारी कहानी फोर्स की है, सारी कहानी फोर्सेस की है। हमारे पास ना 3 तरह के फोर्सेस थे, और ये तीनों फोर्सेस ना आप सब लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए थे 11th में। आपने कौन कौन से बॉन्ड पढ़े थे? आपने सबसे पहले बोला था कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ सुना था ऐसा? और जब आप कहते थे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उनके बीच में क्या बनता था? आयनिक बॉन्ड। और जब आयनिक बॉन्ड बनता है मतलब वो कैसा होगा? स्टेट, फिजिकल स्टेट इज सॉलिड, है ना। अगर आप कभी भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, जब आप स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे पास ये 2 आयन्स हैं, एक कैटायन है एक एनायन है, इनके बीच में फोर्स लगा, ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ गए। क्लोज आए तो जरा ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस कितना है? मिनिमम, मिनिमम, ठीक है। अगर इंटरस्टिशियल फोर्स मिनिमम है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इनका जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा? टाइटली क्लोज पैक्ड। और जब भी कोई भी चीज टाइटली क्लोज पैक्ड होगी तो वो कैसी हो जाएगी? सॉलिड होगी। और टाइटली क्लोज पैक होने की वजह से क्या होता है? दे आर नॉन कंप्रेसिबल। अरे यहां स्पेस है ही नहीं, कंप्रेस करोगे क्या? नॉन कंप्रेसिबल। तो सॉलिड की पहली बात क्या हुई? क्या आई? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ या ना? डन। दूसरी बात क्या हुई? इंटरस्टिशियल डिस्टेंसेस मिनिमम, दे आर टाइटली क्लोज पैक्ड, हाँ या ना? टाइटली क्लोज पैक्ड, ये बात आपने पढ़ी हुई थी। और आपने एक और चीज पढ़ी थी सॉलिड के लिए, आयनिक बॉन्ड जब आपने पढ़ा था तो आपने नाम पढ़ा था बॉर्न-हैबर साइकिल। क्या आपने पढ़ा था ये बात? कितने लोग जानते हैं? बस एक। कितने लोगों ने नाम सुना है? बॉर्न-हैबर साइकिल का नाम सुना है? सुना है ना? मतलब कैसे आप लोग बनाते थे, मैं थोड़ा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है। मैं आपको बॉर्न-हैबर साइकिल के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं। हमने कहा कि मान लीजिए मुझे सॉलिड की बात, मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। और जब मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, मतलब मेरे पास सोडियम था। सोडियम कैसा है? सॉलिड। ये सॉलिड स्टेट में था। हमने क्या किया? क्लोरीन के साथ में इसकी रिएक्शन कराई, ठीक है।
क्लोरीन से रिएक्ट करा करके आपने क्या कर दिया था, यहां से NaCl बनाया था। ये हमारा क्या बन रहा था, सॉलिड स्टेट में, हाँ या ना। पहली बात मुझे बताओ कि ये जो रिएक्शन लिखी है ये कैसी है, दिस इज हेट्रोजीनियस रिएक्शन, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि यहां पर फिजिकल स्टेट अलग अलग है। अगर फिजिकल स्टेट अलग होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। फिजिकल स्टेट से मतलब होमोजीनियस, हाँ या ना। क्या इतनी बात क्लियर है। अब मुझे यहां तक जाना है तो मुझे क्या करना पड़ता था, सबसे पहले हम इस सॉलिड से कहां जाते थे, गैस में, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ता था, हमें सब्लिमेशन, सब्लिमेशन करते थे हम लोग। तो ये हमने सब्लिमेशन एनर्जी लिख दी, ठीक है। तो यहां क्या बना हमारे पास, सोडियम कहां चला गया, गैस में। अब गैस में तो हो गया, अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, अब हम करते हैं आइसोलेट। पहले हमने क्या किया, आइसोलेट करने का मतलब देखो क्या करते हैं, अगर मुझे किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे पहले उसको आइसोलेट करके गैसियस स्टेट में लेके जाना पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो हमने बनाया Na+ और ये इलेक्ट्रॉन आपका बाहर है, ठीक है। और जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन में हमें क्या देखना होता है, किसी भी रिएक्शन के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का चार्ज बराबर होना चाहिए। क्या ये बात सही है। देखो सोडियम पे कोई चार्ज था नहीं था, नीचे देखो जरा, इस पे प्लस चार्ज आया तो ये किसने, एक इलेक्ट्रॉन जो लिखा था ना उसने जाकर क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया। ओवरऑल क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में चार्ज बराबर हो गए। इस एनर्जी को क्या नाम दे, पक्का। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। एक्साइटेशन सुना था कुछ, क्या होता है, इनर से आउटर में। आयनाइजेशन का मतलब क्या हो रहा, कहां जाएगा, ये सब लोगों ने ना 11th में कुछ इस तरीके से ना, वो बोर था ना अपना कुछ, है ना, अरे वो बोर मॉडल था, कुछ था ऐसा कुछ, अरे हाँ या ना। लोग ना ऐसे सोचते हैं, मैं कह रहा हूँ हाँ ऐसा कुछ था, बोर टाइप की, तो लोग सोच रहे अच्छा कुछ था भी ऐसा, पीछे वाले लोग ऐसे दिख रहे हैं। इतना सरप्राइजिंग मत देखो, तुम्हें याद नहीं है बात, ठीक है, कम से कम बोर का नाम तो सुना ही था। तो बोर में उसने क्या बोला था, ये n=1 है, यहां से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे होगे तो यहां कहीं n=∞ था। मैं यहां से सीधा n=∞ पे ले जाऊं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बाहर ही निकल गया, अपने ऑर्बिट से बाहर निकल गया। उसको नाम क्या दिया हमने, आयनाइजेशन, ठीक है। अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट के अंदर रहे, बाहर नहीं निकला, स्पेस में नहीं गया, कहां है वो, n=1 से उठा करके n=4 पे फेंक दिया हमने, उसको नाम क्या हुआ, एक्साइटेशन। अगर मैं आपको बोलूं आयनाइजेशन और एक्साइटेशन में डिफरेंस, तो पता क्या डिफरेंस होगा। एक्साइटेशन का मतलब है जितने भी एक्साइटेशन कर रहे हैं उन सबका सम = आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ या ना। मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक आपको जितनी एनर्जी लग रही ना, वो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक सबका सम करते जाओ। n टाइम्स आपको एक्साइट करना है, मतलब हाँ n टाइम्स एक्साइट कर दीजिए। इस एक्साइटेशन का सम क्या आयनाइजेशन के बराबर नहीं होगा, होगा ना। तो जब भी आपको आयनाइजेशन वर्ड बोला जाता है और एक्साइटेशन वर्ड बोला जाता है तो आप इस चीज का ध्यान रखना। आयनाइजेशन का मतलब हो रहा है कि आपने उसके आउटर मोस्ट से भी बाहर निकाल के स्पेस में फेंक दिया इलेक्ट्रॉन। अब ये स्पेस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो किसी ना किसी को तंग करेगा भी, करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये अपने ही ऑर्बिट में रहता तो क्या करता, सोडियम पकड़े बैठा हुआ है इसको, अब तो कुछ कर नहीं सकता। अब ये हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन,
जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो यही तो था, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं घूम रहा है, इसके पास आए, ये क्या था, क्लोरीन गैस। हमने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है या इलेक्ट्रॉन देना है, तो हम किससे निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूल से नहीं निकाल रहे। किससे निकालते हैं, एटम से। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा ना। तो बस हमने, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं चल रहा हूं, कैसे तोड़ेंगे, कितनी एनर्जी होगी, क्या उसका डेटा होगा, अभी हम कोई बात नहीं कर रहे, हम बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जो आपने पहले पढ़ा था। याद करना कि ऐसा कुछ आपने कुछ सुना था कुछ ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिसोसिएशन एनर्जी डीई, क्या ये बात सही है, पक्का ना। तो हमने ट्वाइस Cl लिख दिया, ये तो गैस था, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं थी, ये चलो गैस में ही रहने दो। अब क्या करा हमने, ये जो इलेक्ट्रॉन था ना, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये तो स्पेस में घूम रहा है, या सुनो। और ये क्लोरीन कौन था, क्लोरीन का नाम था इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसका काम है कहीं से भी इलेक्ट्रॉन दूर से भी देख लेगा ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, हाँ या ना। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाया, और जैसे ही बुलाया तो क्या बन गया यहां से Cl-। इसको क्या नाम दें हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या ये बात सबको समझ में आई, सबको क्लियर है। आज का होमवर्क तुम्हारे लिए, होमवर्क क्या है, क्या होमवर्क है, आज का होमवर्क है पहला, जो जो टर्म मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी IE, और डिसोसिएशन एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सब के ऑर्डर्स आपको S ब्लॉक और P ब्लॉक के लिए आपको याद रखना है। चैप्टर तुमने पढ़ा था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसमें बड़े सारे एक्सेप्शंस दिए थे ना, तो वो एक्सेप्शंस आपको इन तीनों के लिए याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन 100% है इनके ऑर्डर से, ठीक है। आज का ये होमवर्क है। आप बताओ ये क्या, कौन था हमारे पास, ये कौन है, कौन है भाई, ये कौन है, ये आयंस। अब ये आयंस क्या कर रहे थे, अरे दोनों एक दूसरे के पास आए, ठीक है, और आकर के चिपक गए, तो क्या हुआ, बन गया आयनिक बॉन्ड। जब ये बॉन्ड दोनों एक दूसरे के साथ बनते हैं तो इस एनर्जी को हमने नाम दिया था लैटिस एनर्जी, है या ना, और इस पूरी साइकिल को नाम दिया था बॉर्न हैबर साइकिल। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, याद आया कुछ ऐसा। आयनिक बॉन्ड यहीं से बनता था, और आयनिक बॉन्ड बना लिया तो सॉलिड तो समझ में आ गया, समझ आई बात। तो इसको हमने क्या नाम दिया, लैटिस एनर्जी। क्या ये बात सबको समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई। तो अब तुम्हारे पास क्या क्या पॉइंट आए, मैं वापस चलो अपनी स्लाइड पे, क्या क्या चीजें आई आप देखो, मैं फिर से बोलता हूं। सॉलिड स्टेट में जाओगे तो सॉलिड में जो सॉलिड होता है, जो एक्चुअल ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस। क्या बोलते हैं, लैटिस, ठीक है। अब देखो पहली चीज सॉलिड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सॉलिड में मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी चीज क्या हो रही होगी यहां पर, इंटरस्टिशियल डिस्टेंसेस कम, पॉइंट क्लियर है ना। तीसरी चीज क्या हो रही है, अरे नॉन कंप्रेसिबल है, सॉलिड है नॉन कंप्रेसिबल। एक और बात बोले, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होगा, हाँ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तुमने खुशी खुशी पढ़ा था ना।
ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन किसके लिए था? डिफ्यूजन गैस के लिए ज्यादा होता है, तो लिक्विड के लिए क्या होगा? थोड़ा कम, और सॉलिड के लिए मिनिमम, लो। तो दूसरी चीज क्या हो गई? एक और यूनिक प्रॉपर्टी मिली, लो डिफ्यूजन। ठीक है, सॉलिड के लिए। क्या ये सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई? अब इसके बाद हमने दूसरे तरह का बॉन्ड पढ़ा था, क्या था? वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड जो थे ना, उस वीक बॉन्ड को हमने क्या बोला था कि वहां पर फोर्सेस कैसे होंगे? वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस में तुमने दो तरह के फोर्सेस और देखे थे, दो तरह का इंटरेक्शंस पढ़ा था। क्या था? पहला इंटरेक्शन है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। अच्छा, डाइपोल डाइपोल, हाँ बोलिए। हाँ, ओके। यहां हम जब डाइपोल डाइपोल की बात करते हैं तो जनरली इन फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं गैसेस में। नॉर्मली हम गैसेस के लिए करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं गैस में ही हो, ठीक है, लिक्विड में भी कभी कभी आते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ गैसेस की बात कर रहे हैं। तो डाइपोल डाइपोल का क्या मतलब है? जरा ध्यान से देखो, मेरे पास ये HCl था, गैसियस फेज में है ये, मैं गैसियस फेज की बात कर रहा हूं, HCl गैस है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? पोलर है। क्या ये पोलर है? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसने स्लाइडली नेगेटिव चार्ज डेवलप किया और यहां पर स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज, हाँ या ना? अब हम दूसरा वाला लेकर के आ रहे हैं। ये दूसरा वाला इसके नजदीक था। देखो वैसे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसने खींचा तो इस पे स्लाइडली नेगेटिव पॉजिटिव आया। अब क्या कर रहा है? ये वाला स्लाइडली नेगेटिव चार्ज इसको भी ना स्लाइडली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, हाँ या ना? कर रहा है ना? ये जो बॉन्ड बनेगा इस HCl के बीच में, वो कैसा हो गया? वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड है ना, तो इसको हमने क्या बोला? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्लियर है ना? इसके बाद हम एक और पॉइंट लेते हैं। मान लो इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात करें, ये कौन है? कौन है ये? इथीन। कैसा है? कैसा है? अरे पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर है ना, है ना नॉन पोलर। अब अगर मैं यहां से लेकर के आऊं CH3 CH2 Cl, ये कौन है? पोलर। ध्यान से सुनना, ये कौन था? नॉन पोलर। ये कौन है? ये था पोलर। अब ये दोनों को मैं एक दूसरे के क्लोज लेकर के आऊं, ठीक है। जैसे ही मैं क्लोज लेकर के आऊंगा तो दो क्लोज से हुआ क्या? ये तो चुपचाप क्या कर रहा था? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था। इस पे आया स्लाइडली नेगेटिव, इस पे क्या आया? स्लाइडली पॉजिटिव, और इस पे क्या आया? डबल स्लाइड पॉजिटिव। और जैसे ये डबल स्लाइड पॉजिटिव इसके पास दिखा ना, ये नॉन पोलर था, ये भी पोलराइज हो करके ये इसके साथ में ना स्लाइडली नेगेटिव और स्लाइडली पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। वैसे तो नहीं टूट रहा था, वैसे तो नहीं टूट रहा था नहीं। अब ये क्या हुआ? इंड्यूस्ड हुआ। ये पहले क्या था? नॉन पोलर। पहले इंड्यूस नहीं हो रहा था, पहले किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं था। जैसे ये इसके नजदीक आया ना, तो ये क्या हो गया? नॉन पोलर पोलर में कन्वर्ट हुआ। हुआ ना कन्वर्ट? तो पहले ये क्या कहता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब था कि दोनों के दोनों पोलर थे।
अब इसका नाम हो गया डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब है कि एक नॉन पोलर था, एक पोलर था, पोलर के वजह से पोलैरिटी इंड्यूस हुई। ये कैसा हो गया? अब ये पोलर बन गया, पहले तो पोलर नहीं था। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी क्या लिखा था इस पे, देखो क्या लिखा है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो क्या हो रहा है? इंड्यूस हो रहा है। ये भी किस में हो रहा होगा? गैसेस में। जनरली गैसेस के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा वीक टाइप का बॉन्ड था। ये कौन था? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन और किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, यही तो गलत है। हाँ, तो किसके बीच में? अरे नाम बिल्कुल क्लियर है। अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और गुड। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं एच बॉन्डिंग की, देखो हम एच बॉन्डिंग की बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि कुछ भी हो, हाइड्रोजन तो तुम्हें चाहिए, बिना हाइड्रोजन के तो काम होने वाला नहीं है। तो एक साइड तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन हो, एक साइड कौन हो? NOF। अगर ये तीनों है और एक साइड हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में एक वीक इंटरेक्शन होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये फिगर देखकर तुम ये बोलो कि एक ही हाइड्रोजन तीनों के साथ कर रहा, नहीं, मैं कह रहा हूं एनीवन। इसका मतलब ये हो रहा है कि एक बार में हो सकता है ये इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे नाइट्रोजन के साथ, फिर हो सकता है एक बार इसके साथ हो, और इसके साथ भी पॉसिबिलिटी थी। और यही बात तुम लोग जानते हो कि H2S इज गैस while H2O इज वाटर। क्वेश्चन तुमने बहुत कॉमनली सुना था, एग्जाम में बहुत पूछते थे, बोर्ड में भी पूछा हुआ है, नहीं सुना है? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इज गैस। पानी कैसा होता है? लिक्विड। क्यों? 11th में तुमने पढ़ा था, है? वीक बॉन्ड होता तो क्या हुआ? है तो बॉन्ड है। कौन? हाँ हाँ, तो वही तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाँ चलिए अपने टॉपिक वापस आते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब भी हम बात करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉर्मली इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, क्योंकि ये सबके सब बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के वजह से इनके बीच में हाइड्रोजन के साथ में जो वीक बॉन्ड बनता है, उसी के वजह से हमारा वाटर लिक्विड स्टेट में होगा, और H2S कैसी होती है? गैसियस फेज में। ठीक है, क्या इतनी बात सबको समझ में आई? तो ये बात हमने तीनों बातें आपको समझा दी हैं। अब इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। इतनी बात सबको क्लियर है? पक्का क्लियर है ना? देखो H2S में, हाँ वो गैस है। H2S में जो वीक फोर्स होते हैं ना, वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस, में लंदन फोर्सेस लगते हुए, वो फोर्सेस अलग होते हैं। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वो कैसा हो जाता है?
कंपैरेटिवली थोड़ा स्ट्रांग होता है, ठीक है। वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में, ठीक है। चले आगे, ठीक है। अब जरा हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स पे चल रहे हैं। तो मैंने अभी आपको सब बता दिया, ये क्या इतनी बात क्लियर है? सॉलिड की बात कर रहे हो तो सॉलिड में क्या होता है? फिक्स कॉम्पोजिशन। क्या क्या था? मास फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स, डेफिनेट शेप है और इसकी डेंसिटी भी होगी, आया ना? क्या इतनी बात क्लियर है? इसमें हमने एक पॉइंट और ऐड किया था, क्या था? लो डिफ्यूजन। और हमने अभी क्या बताई थी? इसके बीच में क्या हो जाएगा? ये नॉन कंप्रेसिबल है, ये नॉन कंप्रेसिबल, ठीक है, नॉन कंप्रेसिबल होगा। और इसके साथ में इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस इज लो। क्या सॉलिड की बात याद हो गई? सबको याद हो गई? क्या क्या था पॉइंट? फिक्स मास, वॉल्यूम, शेप होगा, डेंसिटी भी होगी, लो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दूसरा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आया ना? क्लियर है ना? तो ये कहलाते हैं सॉलिड। अच्छा, अब सॉलिड में भी हमारे पास दो तरह के होते हैं जिसको मैं आगे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। क्लियर है ये बात? लिखना है, जल्दी से लिख लो इसकी तीनों चारों पॉइंट। चले आगे। नाउ अब जरा देखो, हमने सॉलिड लिक्विड गैसेस को ना प्रॉपर तरीके से अरेंज करके दिखाया हुआ है। हमने अभी आपको क्या बोला था? सॉलिड में इंटरस्टिशियल डिस्टेंसेस कम, क्या हो रहा है? इसलिए इनका जो अरेंजमेंट था ना प्रॉपर तरीके से होता जा रहा है, होता जा रहा है ना। देखो जरा, ये जो पैकिंग हो रही है, ये पैकिंग कैसी हो रही है? टाइटली क्लोज पैक्ड। सॉलिड्स आर टाइटली क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। देखो इन दोनों एटम्स के बीच में, दोनों एटम्स के बीच में कोई डिस्टेंसेस नहीं है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, नहीं है ना। तो ये देखो जरा, ये कैसा होता है जरा? रेगुलर अरेंजमेंट, हाँ या ना? देखो रेगुलरली क्या होता जा रहा? कंटिन्यूस चलता चला जाएगा। अच्छा, जितना ज्यादा बड़ा सॉलिड होगा, जितना ज्यादा बड़ा सॉलिड, मान लीजिए आप है ना, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, आप रॉक सॉल्ट ले लेते हैं। अब रॉक सॉल्ट आपने छोटा सा पीस लिया हुआ है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि वो इतना स्पेस कवर करेगा। जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा ना, तो अरेंजमेंट तो सेम ही रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड्स में, स्पेशली सॉलिड्स को हम लोग बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जितने भी होंगे उनको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग रेंज क्रिस्टल्स। लॉन्ग रेंज क्रिस्टल, लॉन्ग रेंज का मतलब क्या होता है? इसके बाद ये चलता चला जाएगा। अभी जैसे मान लीजिए मैंने 4 एटम लिए हैं, मेरे पास 100 एटम होते तो कंटिन्यूसली ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो वो रेंज कोई इसकी फिक्स नहीं है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रेंज क्रिस्टल, ठीक है। अब दूसरी देखो, टाइटली क्लोज पैक्ड है। अब इसके बाद डेंसिटी की बात करें हम, तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर जरा देखो, वॉल्यूम क्या होता है ना? कम। वॉल्यूम कम है ना, अगर वॉल्यूम कम होगा तो क्या हो जाएगा? मास तो फिक्स था, वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी कैसी हो गई? हाई। हाई है ना? क्या ये बात सबको समझ में आई? तो पहली चीज क्या होगी, जब भी हम सॉलिड्स की बात करेंगे तो सॉलिड की डेंसिटी हाई। सॉलिड की डेंसिटी कैसी हो गई? हाई। अब लिक्विड में चलते हैं, तो लिक्विड के बीच में क्या हो रहा है? देखो ये एक लेयर है, पानी की लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है। पानी कैसा होता है? लेयर्स में है। और जैसे मैंने, हालांकि चलो इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं मैं इसको ना ऐसे लेयर बना देता हूं, ठीक है। ये लेयर बनी हुई है, इस लेयर के बीच में जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते थे? वेपर प्रेशर। बोलते थे ना कि अगर ये प्रेशर ज्यादा हो गया
तो ऊपर वाली लेयर गैस में कन्वर्ट हुई। कभी ऐसा देखा है, पानी गर्म करो और पानी गर्म करते ही बिल्कुल जादू हो जाए, पानी एकदम से गायब हो गया, हुआ कभी? क्या हुआ था? धीरे धीरे गर्म हुआ। पहले क्या होता, थोड़ी थोड़ी वेपर्स में कन्वर्ट, भाप उठने लगती है। भाप उठने, इसका मतलब क्या है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर थी उनके बीच की डिस्टेंस जितनी ज्यादा हुई उतने आसानी से ये गैस में कन्वर्ट हो गई, ऊपर चली गई, चली गई ना। इसका मतलब क्या है, कंपैरेटिव टू सॉलिड दोनों लेयर्स यानी कि दोनों एटम्स के बीच में डिस्टेंसेस कुछ ना कुछ होगी, हाँ या ना, होगी कि नहीं है? अब गैस में देखो, गैस के बारे में तुम क्या जानते हो? गैस का ना कोई फिक्स वॉल्यूम तो है नहीं, जिसमें रखोगे उसी का उसने स्पेस पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। तो क्या हुआ, इसलिए आप बोलते थे कि इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, जिग-जैग मोशन करता है। गैस कैसी होती है, इस तरीके से ऐसे घूमती रहेगी और इनके बीच में कोलिजन्स होते थे, सुना था ना ऐसा? तो ये क्यों हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है। मतलब गैस के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस, हाँ या ना? ठीक है, लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। जब ये डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी तो ज्यादा होगा। भाई 1 मोल गैस है हमारे पास, अब 1 मोल गैस को अगर हम लिखते हैं तो उसका वॉल्यूम जिस कंटेनर में रखे होगे उतना ही तो वॉल्यूम होगा उसका, ठीक है। जब उतना वॉल्यूम होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम आपका बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो क्या डेंसिटी क्या हो गई, कम। समझ गए बात? क्लियर है ये बात? सबको क्लियर? चले हम लोग आगे। सॉलिड की डेंसिटी इसलिए क्योंकि ये मोर कॉम्पैक्ट हो गया ना, क्योंकि टाइटली क्लोज पैक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, छोटा। वॉल्यूम छोटा हुआ तो मास बड़ा है, वॉल्यूम क्या हुआ, छोटा, डेंसिटी क्या हो गई, हाई। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? पक्का क्लियर है ना? चलो, क्या कंटेनर पर डिपेंड करेगा। देखो अगर मैं बात करूं सिलेंडर की तो एलपीजी की, सुनो एक क्वेश्चन है, व्हाट्स योर नेम, सॉरी, न्यासा, इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रही है कि कंटेनर पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल ट्रू है, गैस के लिए बात कर रहे हो तो कंटेनर पे, जैसे हम एलपीजी की बात करते हैं तो एलपीजी में गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया गया हुआ है। जब आप गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देते हैं ना, तो कंप्रेस करने की वजह से वो लिक्विड स्टेट में चली गई हुई है। तो हम कह रहे हैं कि हमें गैस चाहिए, तो गैस को हम आइडियली उतने बड़े कंटेनर में रखेंगे जिसमें वो गैसेस फेज में हो, कंप्रेस नहीं करना है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते थे, गैसेस आर कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा था आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर में। सॉलिड नॉन कंप्रेसिबल है, पानी कैसा हो गया, मॉडरेट है, ठीक है। अब जरा इसी चीज को स्टेट को, इसको देखो जरा आप, मैं आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखा रहा हूं सॉलिड का। अगर आप किसी भी सॉलिड को देखोगे ना, तो सॉलिड में अरेंजमेंट आपको ना प्रॉपर तरीके से रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा होगा। देखो ये आपके पास कैसा था, व्हाइट, व्हाइट के बाद कौन आया, पर्पल, पर्पल के बाद फिर से व्हाइट, व्हाइट के बाद फिर से क्या आया, पर्पल। इस टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं इनको कहते हैं हम ट्रू सॉलिड। क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड्स। अच्छा एग्जांपल देते हैं, कभी आपने कोई ओर देखा है, ओर, ओर आयरन का ओर हो, कोई भी हो, चलो एक काम करो, अच्छा मैं ओर छोड़ो, एक काम करते हैं, हम लोग एक पहाड़ पे चलते हैं, ठीक है। वहां जा रहे हैं तो आपको अलग अलग टाइप के स्टोन्स मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं ना। कुछ आपने पत्थर देखे होंगे कि उनका अरेंजमेंट बिल्कुल क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए मैं मार्बल रॉक्स पे गया, तो मार्बल्स का जो स्ट्रक्चर होगा ना पूरी तरीके से आपको व्हाइट दिख रहा होगा। कभी कभी बीच में ऐसा भी होता है कि इस मार्बल के बीच में ना आपको रेड कलर के स्पॉट्स दिख जाते हैं, ठीक है। तो जो आपको प्रॉपर तरीके से जो व्हाइट था, जिसमें किसी भी टाइप का कोई डिफेक्ट नहीं था, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रू सॉलिड। अगर किसी के बीच में कोई भी डिफेक्ट्स आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम उसके अंदर कोई डिफेक्ट है,
ठीक है, जो कि अभी हमें आगे पढ़ना है, डिफेक्ट्स क्या होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ये ट्रू सॉलिड है, वो कैसे हो जाएंगे, सॉलिड तो होंगे लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड्स। सूडो सॉलिड्स का एग्जाम्पल ग्लास भी है, ग्लासेस भी है, वो काइंड ऑफ सूडो सॉलिड। हाँ क्या, कलर्स के डिफरेंस के वजह से नहीं, डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, हाँ प्रॉपर्टी तो चेंज हो ही जाएगी उसकी ना, कलर के डिफरेंस से भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन क्या इंप्योरिटी पे डिपेंड कर रहा होगा वो, कैसी इंप्योरिटी से। क्या ये बात सबको समझ में आई? यहां पर क्या, जब भी हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो हम लोग जनरली यहां किसकी बात कर रहे हैं, ट्रू सॉलिड्स की। तो ट्रू सॉलिड्स का मतलब क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट होगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? चलो अब यहां देखो, ये बात तो मैंने आपको पहली बार बताई दी, सबको क्लियर है ये बात? देखो मैं बार बार ना एक ही स्लाइड को रिपीट करता रहा इंफॉर्मेशन, ताकि वो याद हो जाए आपको। अब यहां पर ये बात, क्या किसी को डाउट है इसमें? क्या इस बात में किसी को कोई डाउट है? डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी? रीजन, वॉल्यूम कम, हाँ या ना, वॉल्यूम कम। गैस की डेंसिटी सबसे कम, वॉल्यूम ज्यादा, ठीक है। अब यहां पर ये एक्सेप्शन है, एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ AIPMT। हाँ नीट अब पहले कभी था ना, बहुत पहले, मतलब अब नहीं बोलते, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों से फिजिक्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और केमिस्ट्री का भी पार्ट है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में ये है, तो डेंसिटी आपको, ये दो क्वेश्चन कैसा होता है, इन विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। अगर आपको स्टेटमेंट ट्रू दिया है तो मैं कह रहा हूं इनमें से कि ये आपके पास चार, इस टाइप के चार ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन हो गया ये सॉलिड लिक्विड गैस, फिर दूसरा ऑप्शन ये दे रखा, तीसरा एक और ऑप्शन दे रखा है, और चौथे में लिख दिया है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि यार ये क्या है। अब आप में से सब लोगों को पता है आइस की डेंसिटी कम होती है, इसीलिए तो क्या करती है, फ्लोट कर रही है, क्लियर है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेंसिटी कितनी होती है आइस की, कोई बता सकता है मुझे? 0.9 ग्राम पर सीसी, ठीक है। और इसके लिए क्या होती है, 1 ग्राम पर ml, क्लियर है ना, ठीक है। इसको याद रखना आपको, ठीक है। इसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मैंने आपको बताया कम है, तो जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है तो क्या करोगे, ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या होगा, कुछ नहीं, तुम कितना भी धक्का मारते रहो दोनों साइड से, नॉन कंप्रेसिबल है, समझ गए ना। तो ये बात अपनी क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट इज, देखो सॉलिड्स हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब भी किसी का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो ट्रू सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा होगा, और ट्रू सॉलिड होगा तो क्या हो जाएगा, उसको मेल्ट करना क्या हो गया, मुश्किल, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट लो। क्या ये बात सबको समझ में आई? चले आगे। क्या नहीं, वो कंपैरेटिवली, जैसे हम रबर की बात करें, हमने आपको बोला आइडियली, अगर हम आइडियल की बात करते हैं तो आइडियली मेरे पास एक ट्रू सॉलिड है, ठीक है, और एक हमारे पास रबर है, तो सॉलिड तो दोनों ही है ना। तो एक कैसा हो गया, नॉन कंप्रेसिबल। अब आप कहोगे रबर को कंप्रेस करेंगे, कंप्रेशन होता तो है ही, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, लो कंप्रेशन होगा उसमें, ठीक है। सॉलिड्स के लिए हम लोग जब बोलते हैं ना, तो सॉलिड के लिए हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो नॉन कंप्रेसिबल होगा, रबर की बात कर रहे हो, रबर कैसा, कंप्रेशन तो हो ही जाएगा उसमें, ठीक है। इसीलिए हमने बोला मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के लिए, कि जहां पर आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो हम लोग क्या बोल रहे होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और अगर वीक होगा तो क्या हो जाएगा, लो। अब मैंने यहां पर ना एक फिगर दिया, हालांकि ये एनिमेशन था, पीडीएफ में एनिमेशन तो दिखेगा नहीं,
मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक एनिमेशन दिखाना चाह रहा था। ये आपको एक रेगुलर अरेंजमेंट नजर आ रहा है, ठीक है। ये रेगुलर अरेंजमेंट, क्योंकि ये जो है पीडीएफ में तो नहीं दिख रहा है, एनिमेशन में आपको दिखता। मैं आपको एक रेगुलर अरेंजमेंट मैंने ऊपर आपको दिखाया, फिक्स है। आप सॉलिड को जब आप लोग हीट करते हैं, बहुत ज्यादा हीट करते हैं, तो उसके बीच में जो उनके एटम्स थे मूव तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो क्या है, फिक्स। तो उस केस में उनके बीच में वाइब्रेशन होता है। सॉलिड्स के बीच में क्या होगा, वाइब्रेशन। तो ये एटम, अब हालांकि अगर वो होता तो मैं आपको दिखा भी देता। तो ये क्या कर रहे होंगे, ये केवल यही आपस में ऐसे जो मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो एटम के सॉलिड्स में क्या होता है, वाइब्रेशन ओनली, ठीक है। क्लियर है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये जो इंफॉर्मेशन थी ना उसी पे बेस्ड। ये मैं आज का लेक्चर तो अपना बहुत बेसिक है, ठीक है। हाँ ठीक है। अभी जो हम इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको याद करने वाली होगी ना, वो इंफॉर्मेशन मैं लेक्चर के बीच में कई बार रिपीट करूंगा, ताकि वो इंफॉर्मेशन आपको याद हो जाए। और आपके जो क्वेश्चंस हैं ना, बीच बीच में जो बेसिक क्वेश्चंस आए हुए, वो भी कवर अप हो जाएंगे। तो पहली इंफॉर्मेशन तो क्लियर है ना, क्या हो गया आंसर, दिस इज ऑल ऑफ दीज। नाउ द नेक्स्ट इज, देखो अब आप एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको बोला दो तरह के सॉलिड्स, एक सूडो वाले की बात कर दी, एक हमने ट्रू की। तो जब भी हम बात करेंगे, हम आइडियल बिहेव की बात कर रहे हैं, सॉलिड्स को हम लोग आइडियली क्या मान के चल रहे हैं, ट्रू सॉलिड्स। तो ट्रू सॉलिड के केस में हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगली बिहेव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा मोशन है, दिस इज वाइब्रेटरी, ठीक है। क्लियर है। Now, the next is false statement. इसमें लिखा हुआ है सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सही है ये तो। अरे नॉन कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल एक ही बात है ना। नंबर 2 इज स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस, ये भी ट्रू है, ठीक है। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, ये भी ट्रू है। तो क्या बच रहा है आपके पास, ऑप्शन सी। क्या ये बात सबको क्लियर है। ये देखो ये इंफॉर्मेशन अपन कितनी बार कर चुके हुए। अब मैं कुछ क्लासिफिकेशन पे चल रहा हूं। अब यहां से हमारा एनसीईआरटी का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। एनसीईआरटी में जो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था ना, ये इंट्रोडक्शन वही चल रहा था, ठीक है। चलो अब हमारे पास सॉलिड्स, यहां से लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में हमने सॉलिड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब तो आप सब जानते ही, क्रिस्टल्स तो आपने खुद देखे। अरे NaCl क्रिस्टल के फॉर्म में, शुगर आपने देखी हुई है, क्रिस्टल ही तो थे। तो ये क्या, जितने भी शुगर क्यूब है, NaCl दिया हुआ है, वो सबके सभी कैसे हो गए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो जब भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहे होंगे, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में हम कंसीडर करते हैं कि वहां पर स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बन रहे होंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर कॉमन सॉल्ट की बात, तो कॉमन सॉल्ट क्या था, NaCl। अब यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है NaCl। आप मुझे बताओ, NaCl को मैंने अभी आपको बनाना सिखाया ना। बॉर्न एबर साइकिल में हमने बताया कौन कौन सी एनर्जी लग रही थी, क्या कर रहा था आपने, वो आपने देख लिया। अब हम आ रहे हैं सॉलिड स्टेट में, इसकी ज्योमेट्री के बारे में, किस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है, इसको हम लोग देखते हैं। इस फिगर में आपको कुछ नजर आ रहा है क्या, स्मॉल गैप नजर आ रहा है ना। इसके अलावा कुछ और दिख रहा है, साइज, बस यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कभी भी किसी के लिए भी सॉलिड की अगर हम बात करेंगे ना,
तो सॉलिड के केस में वही सॉलिड अच्छा होगा जिनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम हो। तो जरा आप देखो, यहां आपको कैटायन नजर आ रहा है Na+, तो आप सभी लोग जानते हैं कैटायन का साइज कैसा होता है, स्मॉल। कैटायन का साइज क्या हुआ, स्मॉल, ठीक है। और ये था एनायन, तो एनायन का साइज हमेशा क्या होगा, बड़ा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें मान लीजिए अगर कोई सॉलिड बनाना है, और मैं सॉलिड में ही बात कर रहा हूं, 3 तरह के सॉलिड में आपको दिखाता हूं। ये आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने सीरियसली अगर पढ़ाई करी होगी, ठीक है, तो उनको याद होगा कि एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है कि PCl5 को अगर हम सॉलिड स्टेट में देखते हैं तो वो कुछ ऐसा बनता है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के फॉर्म में। ऐसा ही था ना, यही था ना, ये बनता था। अच्छा, इसी के जगह ना PBr5 का स्ट्रक्चर हम सॉलिड स्टेट में लिखेंगे तो कुछ अलग ही हो जाता है, PI5 के पास जाएंगे तो और अलग हो जाता है सब सॉलिड। ये सॉलिड का अरेंजमेंट हो कैसे रहा है, तुम्हें ये पूरी कहानी यहां समझ में आएगी, जबकि अभी हम लोगों ने बिल्कुल भी सॉलिड पढ़ा नहीं है। मैं यहां पर एक अरेंजमेंट दिखाता हूं आपको, देखो। ये मान लीजिए हमारे पास ये एक एटम है, और इस एटम के बीच में अरे छोड़ो, एक काम करते हैं, मैं पेन से ही ड्रॉ कर देता हूं, इसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अब ये साइज जो है ना इक्वल नहीं है, हाँ ठीक है, अब ठीक है। मैं जरा ना इसका साइज बना रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। ये एक एटम, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। दूसरा मेरे पास कैसा है, अब क्या होता है, देखो हमने क्या देखा है कि हमने इन चारों एटम्स को मर्ज तो कर दिया, चिपका दिया एक दूसरे से, लेकिन चिपकाने के बाद में बीच में हमारे पास कोई स्पेस बच गया है ना, स्पेस बचा ना। हम कहते हैं कि अगर सॉलिड वो तभी अच्छा होगा जिसमें वॉइड स्पेस मिनिमम हो। वॉइड का मतलब क्या होता है, जो वेकेंट स्पेस बचा हुआ है। ये जो स्पेस बचा ना, वेकेंट है ना, इसको हम लोग ने नया नाम दे दिया सॉलिड स्टेट में, इसको हम लोग वॉइड बोलते हैं, VOID, जिसको डिटेल में हमें आगे पढ़ना है। अगर सॉलिड के बीच में ये स्पेस मिनिमम है तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब मैं कहूं कि यहां पर साइज किसका, एनाइन है, एनाइन का साइज कैसा होता है, बड़ा। तो मैं कह रहा हूं कि कैटाइन को हम ऐसा कैटाइन चूज करें जो इसके बीच में पूरी तरीके से फिट हो जाए, है ना। तो जैसे ही ये सॉलिड हमें मिला, ये सॉलिड हो गया परफेक्ट सॉलिड, इससे अच्छा सॉलिड नहीं बन सकता, है ना। सबको ये बात क्लियर है, पीछे सबको क्लियर। अब मैं कहूं कि मैंने क्या किया है, जितना बड़ा कैटाइन था, जितना बड़ा कैटाइन था उतना ही बड़ा एनाइन रख दिया। कैटाइन और एनाइन का साइज बराबर है, तो अगर आपने साइज बराबर किया तो यहां देखो क्या हुआ, ये जो स्पेस था ना, ये कैसा हुआ, बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया ना, और ये स्पेस बढ़ गया तो सॉलिड बेकार, अच्छा नहीं बना ना। अब देखो इस सॉलिड के पास चलते हैं, इससे पूछो तुम्हारे क्या हाल है, तो ये कहता है कि देखो तुमने एनाइन तो बहुत बड़ा ले लिया, लेकिन कैटाइन के नाम पे हमको गोली दे दी, है ना। तो ये सॉलिड कैसा हुआ,
बेकार, ये सॉलिड परफेक्ट थोड़ी ना है। तो जब भी हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड के केस में हमेशा कैटायन और एनायन का रेशियो एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए, इसको हम लोग परफेक्ट बोलते हैं। हाँ, स्पेस तो अभी भी बचा ही है ना, स्पेस आपके पास पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड तो नहीं हुआ। हम क्या चाहते हैं, इस क्लासरूम में 100 बच्चे हैं और 100 के 100 पूरी तरीके से वेल अरेंज्ड हो, तो क्लास कैसी हो गई, परफेक्ट। अब इस क्लास में से 100 बच्चे की जगह 20 बच्चे बाहर चले गए तो क्लास खाली हो गई। अब ये पूरी की पूरी ऑक्यूपाइड नहीं है, परफेक्ट नहीं हुआ ना। तो क्रिस्टल तभी परफेक्ट होगा जब इनके बीच का स्पेस मिनिमम हो। इसीलिए मैंने आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है कि देखो यहां पर 4 आपको दिख रहे हैं, देखो ये चारों क्लोरीन दिख रहे हैं ना, चारों क्लोरीन दिख रहे हैं। इन चारों क्लोरीन के बीच में ये जो सोडियम बैठा है इस तरीके से फिट है कि जो इनका स्पेस था वो बिल्कुल मिनिमम हो, और मिनिमम स्पेस होने का मतलब है वो सॉलिड हमारा ट्रू बनेगा, परफेक्ट होगा, और वो सॉलिड हमारा बन रहा होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या ये बात समझ में आई? इसी को हम 3 डायमेंशनली और देखते हैं। अगर मैं 3 डायमेंशनली आपको दिखाऊं तो जरा देखो 3 डायमेंशनल कैसा दिख रहा है, परफेक्ट बिल्कुल से प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड है। कैसे अरेंजमेंट है, देखो यहां पर क्लोरीन, क्लोरीन के बाद हरा वाला सोडियम, फिर सोडियम के बाद फिर कौन आया, क्लोरीन। तो जब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा हो गया, रेगुलर अरेंजमेंट, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से परफेक्ट अरेंजमेंट। रेगुलर अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जब भी इरेगुलर अरेंजमेंट हो तो उसको हम बोल देते हैं एमॉर्फस। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? क्वेश्चन आया पेपर में, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंसेस, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन समझ लो, बोर्ड में तो बिल्कुल पूछते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? तो हमने क्या बोला हुआ है, होमोजीनियस, देखो होमोजीनियस यूनिफॉर्म अरेंजमेंट इज ऑब्जर्व इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, इसी को हमने एक तरीके से और मैं दिखा रहा हूं। यहां देखो, यहां से आपको थोड़ा और क्लियर, वो आपको थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट दिख रहा होगा तो जरा इसका अरेंजमेंट देखो, जरा क्या प्रॉपर तरीके से अरेंज दिख रहा होगा। और ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है पीरियोडिकली है ना, कहीं भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं दिख रहा होगा कि एक क्लोरीन के बाद 2 सोडियम घुस जाए या 2 क्लोरीन के बाद 1 सोडियम आए, प्रॉपर एक रेंज में है। ठीक है ना, तो हमने पहली लाइन क्या बोली हुई है, हमने बोला हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर होमोजीनियस। पहली बात क्लियर है, याद हो गई बात। दूसरी चीज यहां हमने बोला हुआ है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैंने स्पेशली यहां पर NaCl दिया था ना, ये NaCl था। जनरल आप कोई भी सॉलिड ले ले, कोई भी AB टाइप ऑफ सॉलिड है, और अगर वो क्रिस्टलाइन है तो क्रिस्टलाइन का अरेंजमेंट हमेशा रेगुलर होगा। ऐसा नहीं कि हम NaCl की बात करें तो NaCl होगा, कोई भी हो। हमने AB टाइप का लिया है तो यहां भी देखो AB इस तरीके से चलता चला जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब देखो हमने ये बोला हुआ है, दूसरी चीज क्या बोली हुई है, हमने आपको बोला हुआ है कि ये पीरियोडिकली होते हैं। इसके बाद देखो क्या हो रहा, 12 के बाद फिर घूम करके 12 बजे, फिर जितने भी आप चक्कर लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, पीरियड के हिसाब से आपके पास रिपीटेशन होता जाएगा। इसीलिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा एक लॉन्ग रेंज में रहेगा। जैसे हमने कहा, मान लीजिए हमें सॉलिड का छोटा सा पार्ट लेना है, तो मैं सॉलिड का छोटा सा पार्ट यहां से देखो, इतना सा सॉलिड देखो ये छोटा पार्ट हुआ, इसी पार्ट को उठा के मैंने रिपीट कर दिया, और बड़ा हुआ और रिपीट किया। जितना ज्यादा हम आगे, जितना ज्यादा बड़ा करते चले जाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, रिपीटेशन सेम होता रहेगा। तो पॉइंट नंबर 2 क्या हुआ, इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड की 2 प्रॉपर्टीज याद हो गई,
अभी हमने जितनी सारी चीजें आपको इमेजेस दिखाई हुई है, काम की बात क्या है? काम की बात ये, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है? होमोजीनियस सॉलिड है। एक पीरियड, एक रेगुलर इंटरवल के साथ साथ उसका रिपीटेशन होता रहेगा, पॉइंट नंबर 2। और इसी को रिपीटेशन होने के वजह से क्या बोलते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या इतनी बात क्लियर है? 2 पॉइंट क्लियर हो गए? पक्का ना? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर मैं कहूं एमॉर्फस तो उल्टा कर दो। अगर ये होमोजीनियस है, या इसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलर सॉलिड है, रेगुलर रिपीटेशन हो रहा था, तो वो कैसा होगा? इर्रेगुलर। एमॉर्फस क्या हुआ? इर्रेगुलर। अगर ये कैसा हुआ? लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, तो वो कैसा होगा? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तीसरी चीज, अब देखो ज्यादा, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। इस क्यूब को देखो, इस क्यूब को देखो कैसा, ये परफेक्ट क्रिस्टल है। परफेक्ट क्रिस्टल देखो, सारे ब्लू वाले एक साइड, सारे रेड एक साइड दिख रहे होंगे, बिल्कुल परफेक्ट अरेंजमेंट है ना? अरेंजमेंट। अगर मैं कहूं इसको, ये देखो जरा, एक छोटा सा क्यूब नजर आ रहा होगा आपको, दिख रहा है ना? छोटा सा पार्ट। इसी पार्ट का हम क्या कर रहे हैं? रिपीटेशन तो करते जा रहे हैं। इस छोटे से पार्ट को हमने नाम दे दिया यूनिट शेल। ठीक है? सॉलिड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, सॉलिड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, जिसका आप रिपीटेशन एन टाइम्स करते जा रहे हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यूनिट शेल। और रिपीटेशन करने के बाद जो सॉलिड बना, क्रिस्टल बना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? लैटिस। क्या कहते हैं? लैटिस। लैटिस का मतलब क्या है? जो आपने सॉलिड बनाया, उसका जो फॉर्म बना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैटिस। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो हमें सॉलिड स्टेट में पढ़ना है, हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते जा रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? देखो जरा, ये देखो, ये देखो यहां से, क्या ये बात दिख रही है आपको? ये देखो, हमने ये जो आपको ये येलो लाइन जो ड्रॉ की हुई है, ये आपको एक यूनिट दिख रही है ना? इस यूनिट की हमने रिपीटेशन कर दी, फिर हमने इसकी रिपीटेशन कर दी। तो जैसे जैसे आप रिपीटेशन करते जा रहे होगे तो क्या बन गया होगा? लैटिस। तो लैटिस क्या हुआ? लैटिस क्या हुआ? लैटिस इज रेगुलर रिपीटेशन ऑफ यूनिट शेल। यूनिट शेल का रिपीटेशन क्या हुआ? लैटिस। और अगर मैं बोलूं कि यूनिट शेल क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। लैटिस की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई? यूनिट शेल। समझ गए बात को? क्या ये बात क्लियर है? तो हम लोगों ने 2 चीजें तो पहले पढ़ी ली थी। तीसरी चीज हमने क्या सीख लिया? एक नया चीज, नई चीज क्या सीखी हुई है? यूनिट शेल के बारे में। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? इसमें किसी कोई डाउट हो तो पूछो। चले हम लोग आगे, चले। इतना सबको समझ में आ गई? क्वेश्चन सब लोग अब 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, एक एक करके एक बार पीछे वाले आंसर देना सब लोग। आधे लोग सो रहे थे, मुझे ना ऐसे तो दिख रहा था, अरे यार क्या है, इतनी देर हो गई, वे सुबह के आए हुए हैं। ठीक है, खाना वाना खाया कि नहीं खाया? क्या नहीं खाया? पहले दिन है, आदत डल जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तूने वीकेंड बैच लिया हुआ है तो तुम्हें आदत हो जाएगी। ठीक है, चलो क्या हुआ? सॉलिड कौन से होते हैं? होमोजीनियस और लॉन्ग रेंज। याद हो गई बात? ये जो मैं आज बोल रहा हूं ना, ये आज की क्लास आज याद हो जानी चाहिए, ताकि हमें अब पूरे साल भर कभी दोबारा ना पढ़ना पड़े। इतनी बेसिक सी चीजें हैं, सारी चीजें, बट इससे बेस्ड आगे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आज का पहला लेक्चर था, कल से हम लोग रेगुलर अपना जो लेक्चर होगा ना,
वो चलेगा, और कल से हमारे पास क्वेश्चन भी आएंगे बहुत सारे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज क्लियर ना? नाउ द नेक्स्ट इज अरे सॉरी ए बी क्लियर है ना? नाउ द नेक्स्ट इज ये हाँ नहीं देखो, जब भी हम बात कर रहे हैं ना यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्मॉल यूनिट क्रिस्टल थोड़ी कहते हैं, नहीं स्मॉल टाइनी है उसको क्रिस्टल थोड़ी कहते हैं भाई। क्रिस्टल का जो बेसिकली है जो हम लोग बात कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट शेल, उसको अलग से नाम ही दिया। अरे आप क्या कर रहे हो, आप देखो क्या हुआ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सुनो जरा, इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरे पास ना एक प्लीज सुनो जरा, ध्यान सुनो, मेरे पास एक मान लीजिए मार्बल का पीस था, इतना बड़ा पीस था, ठीक है। उस मार्बल के पीस के हमने 4 टुकड़े कर दिए, मैंने तोड़ दिया उसको, 4 टुकड़े कर दिया। अब छोटा बड़ा टुकड़ा होगा वो क्या है, स्मॉल टाइनी क्रिस्टल्स, वो यूनिट शेल थोड़ी ना है। यूनिट शेल का मतलब क्या हुआ है कि हमें वो चीज बात करनी है जिसके वजह से क्रिस्टल बना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल इज यूनिट शेल। तो ये क्रिस्टल इसमें पहले से ही लिखा हुआ है क्रिस्टल, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन नहीं होगा, ओनली ऑप्शन इज ए। नाउ द नेक्स्ट इज क्या लिखा है, अच्छा ओके ठीक है चलो क्लियर है ना। ये कुछ बेसिक सी बातें थी, ये तो ना फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस देखे हम लोगों ने, पहले हमने सबसे पहले आपको क्या बताया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा क्या था, डाइपोल, तीसरा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, चौथा क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऑल ऑफ दीज, ये भी लंडन फोर्सेस भी आपके पास क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में काउंट होता है। वीक फोर्सेस है, वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस, इसको हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पे, एक एक करके देखते जा रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में सबको समझ में आ गई बात, सबको समझ में आई बात। अब देखो मैं एक एक करके सारी चीजें आ रही हूँ उसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड में। क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज में आपने पहली चीज क्या देखी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रेगुलर ज्योमेट्री, दूसरी क्या हो गई, लॉन्ग रेंज, ठीक है। अब तीसरी चीज में हम अगर हम आ रहे हुए हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, शार्प। किसी भी हम बात कर रहे होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर हम बात कर रहे हुए हैं आइस की बात तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फिक्स है, ठीक है। एक डिफरेंस ये आया। अच्छा मैं एमॉर्फस पे जाऊं तो मैंने अभी आपको एमॉर्फस के बारे में कुछ नहीं बताया। क्रिस्टलाइन का उल्टा एमॉर्फस, तो एमॉर्फस कैसा था, इरेगुलर ज्योमेट्री। दूसरा शॉर्ट रेंज, अगर इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है तो इसका क्या हो जाएगा, वाइड रेंज, मतलब इसका क्या था, इसकी क्या था, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट ना करके उसमें हो जाएगा एक रेंज में, ठीक है। नेक्स्ट आप जरा ध्यान से देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड की मैं एक प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कर रहा हूं, इस सॉलिड को 2 तरीके से कट कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं लकड़ी के इस पीस को, लकड़ी के इस टुकड़े को मैं पहले कैसे काट रहा हूं, ये आपका लकड़ी का टुकड़ा है, मैं इसको ऐसे काट रहा हूं और दूसरे टुकड़े को मैं ऐसे काट रहा हूं। मैंने क्या किया,
डायरेक्शन बदल दिया। डायरेक्शन बदलने से क्या लकड़ी की प्रॉपर्टी बदली? अरे क्यों नहीं बदली? फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप मुझे बताओ, एक मिनट मेरी बात ध्यान सुनो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कह रहा हूं ये लकड़ी का टुकड़ा था, इस लकड़ी के टुकड़े को मान लीजिए ये लकड़ी का टुकड़ा इतना बड़ा था, मैंने इसको बीच से काटा, तो क्या बन गया? ये दो स्क्वायर बने कि नहीं बने? हाँ या ना? फिजिकल प्रॉपर्टी बदली, डायमेंशंस बदला। डायरेक्शन बदलने से अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के डायरेक्शन बदल जाते हैं, ठीक है, और अगर मैं इसी लकड़ी के टुकड़े को मैंने क्या किया हुआ है, ऐसे काटा इधर से, जब मैं इधर से काटूंगा इस तरीके से काटा हुआ ना, ठीक है, अगर मैं ऐसे काटूंगा तो क्या रहेगा? ये रेक्टेंगल होगा ना। डायमेंशन उसका अलग है कि नहीं है? होगा कि नहीं होगा? मैं कह रहा हूं कि अगर कभी भी किसी भी सॉलिड का डायरेक्शन बदलने के वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाए, तो ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड या एनआइसोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन। प्रॉपर्टीज होती है, एनआइसोट्रॉपिक एक प्रॉपर्टी है। मैं फिर से रिपीट करूं, मैंने क्या बोला है? एनआइसोट्रॉपिक मतलब क्या हो रहा है? डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंसी हो। अगर आपने डायरेक्शन बदला तो उसकी प्रॉपर्टी बदल गई, और अगर प्रॉपर्टी बदल गई तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनआइसोट्रॉपिक। फिजिकल की तो डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम, उसका क्यों मैं वो बता देता हूं क्यों। क्या ये बात पहले समझ में आई? आपको ये दिखा लेंथ और आपके पास की डायमेंशन चेंज हुई ना। अभी मैं इसको और दिखाता हूं क्यों, ऐसा क्यों, जरा ध्यान से देखो। एक और प्रॉपर्टी है, मैं कह रहा हूं कि अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में डायमंड है, दिख रहा है ना, डायमंड को आप यहां से देखो, ठीक है, तो आपको कुछ और कलर दिख रहे होंगे, क्योंकि डायमेंशन में देखो इस तरीके से ना, डायमंड था तो आपके पास कैसे कैसे अलग अलग कलर दिखते हैं ना। आप जैसे एंगल बदल रहे होगे, डायरेक्शन चेंज कर रहे होगा, कलर चेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं? एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। क्या इतनी बात समझ में आई? एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या हो रहा है? आप देखो जरा कैसे। मैंने आपको बोला वह है, पहली चीज मैंने लकड़ी को काटा, ठीक है। दूसरा हमने आपको दिया कि जब आप कभी भी डायमंड को किसी दूसरे एंगल से देखते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज होने लगता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज एनआइसोट्रॉपिक। ठीक है, एनआइसोट्रॉप सॉलिड। क्या लिखा हुआ है? देयर आर द मेनी प्रॉपर्टीज विच हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। डायरेक्शन बदला, वैल्यू बदल गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनआइसोट्रॉपिक। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? चलो एनसीईआरटी का एक फिगर दिखाते हैं आपको। ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? पक्का ना? हाँ, वैल्यू का मतलब डायमेंशंस। हाँ, चले हम आगे। अब देखो, मैंने आपको देखो 3 पॉइंट तो ये पहले बता ही दिए थे। पहला पॉइंट तो आपको सबको पता ही है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट की बात बताई हमने आपको। शार्प मेल्टिंग पॉइंट वाली बात सबको क्लियर। दूसरी मैंने आपको क्या बोला है? क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव द एबिलिटी टू चेंज द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और इसको हमने क्या बोला? एनाइसोट्रॉपिक। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है ना? अब जरा देखो ऐसा क्यों, नोट करना है ये, कर लो। सॉरी,
हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हो रहा है कि जब हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, ये मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसे, अभी मैं सॉलिड की प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ आपको, आपको जो लग रहा है ना अभी अभी दिखाते हैं इसके। चलिए हम आगे। अब जरा ध्यान से एक बार सॉलिड का अरेंजमेंट देखो, ये प्रॉपर्टीज क्यों बदल रही है। प्रॉपर्टीज बदलने का रीजन देखो, क्योंकि ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये हमारा क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप देखो हमारे पास किस तरीके का अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट आपको दो तरीके का अरेंजमेंट दिख रहा है। अगर मैं इसे इस डायरेक्शन से कट करूंगा तो मेरा जो ऑर्डर था वो कैसा है, ए बी ए बी ए बी टाइप। देखो हाँ या ना, हो रहा है ना। मैं अगर ऐसे कट कर रहा हूं ए बी इस तरीके से हो रहा है ना, मेरा एक ऑर्डर ये है ना। तो जब मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूँ तो प्रॉपर्टी बदली कि नहीं बदली। ये बात सबको समझ में आई। मैंने आपको बोला कि जब आप कट कर रहे थे ना, तो कट करने में आपकी क्या होती, फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल रही थी। कैसे बदल रही थी देखो जरा, क्यों बदल रही है, क्योंकि मैंने इसको यहां से कट किया। अगर मैं डायरेक्शन बदल दूं, अभी मैं इस डायरेक्शन से कट करने की जगह अब मैं इसको इस डायरेक्शन से कट कर रहा हूं। आपने क्या किया, सारे आपने क्लोरीन कट कर दिए या सारे सोडियम कट किया, कोई एक ही तो कट किया। अगर मैं इसको यहां से ऐसे कट कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, एक फिक्स इंटरवल में पहले सोडियम फिर क्लोरीन, सोडियम फिर क्लोरीन, रेगुलर अरेंजमेंट था ना। अब मैंने क्या कर दिया, अब सारे या तो सारे सोडियम को बाहर करो या सारे के सारे क्लोरीन बाहर करो। क्या हुआ, डायरेक्शन बदला। अब ये वाला जो ऑर्डर था, ये ऑर्डर कैसा है, ऑर्डर कैसा था, ए ए ए ए टाइप। देखो अब आपके पास दो तरह के अरेंजमेंट, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में दो तरीके का अरेंजमेंट है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रॉपिक। क्योंकि आपके पास दो तरह के अरेंजमेंट हैं और दो तरह के अरेंजमेंट होने के वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज उस अरेंजमेंट पर डिपेंडेंट है। क्या नहीं, एमॉर्फस चीज अलग है, क्योंकि उसकी ज्योमेट्री ना रेगुलर नहीं, इरेगुलर है। यहां अगर आप इसको कट कर दे रहे हैं ना, अगर मैंने यहां से कट कर दिया हुआ है तो यहां तो अभी रेगुलर है ना, ये तो रेगुलर बनेगी ना, एमॉर्फस थोड़ी हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए ना तो दुनिया की सारी समस्याएं खत्म हो गई। कभी आपको सॉलिड चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपने कहा यार हमको ट्रू सॉलिड चाहिए, या सॉलिड से आपको एमॉर्फस बनाना है, तोड़ दो भी इससे। क्या ये बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है। चले हम लोग आगे। सब यस, कुछ कह रहे थे क्या, चलो अब जरा मैंने यहां पर ना आइसोट्रॉपी की बात करी है। एन आइसोट्रॉपी, एन आइसोट्रॉपी का मतलब क्या था, डायरेक्शन डिपेंडेंट, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करना है। क्या बोला हमने इसको, एन आइसोट्रॉपिक। अगर हम आइसोट्रॉपी की बात करें, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए उनको हम एमॉर्फस कहते हैं। जो डायरेक्शन डिपेंडेंट वो कौन, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन कौन सा होगा, एन आइसोट्रॉपिक, ठीक है। और आइसोट्रॉपिक किसका हो जाएगा, एमॉर्फस। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है ना। तो ये हमारे पास जैसे ग्लास दिया हुआ है, ग्लास को हम लोग ना ट्रू सॉलिड नहीं लेते, क्रिस्टलाइन नहीं है, वो क्या है, अमॉर्फस है। एमॉर्फस की खास बात और भी है, ठीक है, कि जब भी हम एमॉर्फस की बात करेंगे ना, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद आप थोड़ा सा
टेम्परेचर बढ़ा करके उसका शेप बदल सकते हो। ट्रू सॉलिड में ऐसा नहीं होगा। अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास के लिए आप सबको पता है तो सॉलिड, लेकिन क्या करते हैं ग्लास को कोई भी शेप दे लेते हैं अपने हिसाब से, दे देना, टेम्परेचर बढ़ाया और उसके बाद हमने इसको शेप दे दिया, तो वो कैसा था, एमॉर्फस था, इसीलिए शेप हो गया। ठीक है, रेगुलर शेप नहीं था। इसीलिए आप किसी भी पत्थर को हीट करो, मतलब रॉक सॉल्ट ले लो, ठीक है, नमक देखा है, टाटा सॉल्ट, समुद्र से जैसा आता था, कभी देखा है? अरे आप लोग यूपी वाले हो, देखा ही होगा क्रिस्टल के फॉर्म में। पहले ना पुराने जब बचपन में गांव में थे ना, तो वो क्रिस्टल वाला नमक आता था ना, वो तुमने देखा होगा। उसको आप ना कितने भी टेम्परेचर हीट करो, हीट करने के बाद उसके शेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसका मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स है, उस फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पे जाके ही वो मेल्ट होगा। ग्लास के साथ में क्या है, एमॉर्फस के साथ में वाइड रेंज है, एक मेल्टिंग पॉइंट की एक रेंज है, उस रेंज के नियर बाय होगे। अगर आप ग्लास को फोल्ड करना चाहते हो तो फोल्ड हो जाएगा, शेप बदल जाएगा। ये एमॉर्फस की प्रॉपर्टी। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आई? तुमने वही बोला हुआ है कंपोजिशन ऑफ सॉलिड डज नॉट चेंज। ठीक है, जब डज नॉट चेंज होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपी। क्या ये बात समझ में आई? समझ गए? नेक्स्ट, ग्लास के लिए इसकी प्रॉपर्टीज देखो आप, ये भी क्या है, ग्लास की प्रॉपर्टी एमॉर्फस है, तो ये भी डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। रिफ्लेक्शन का हम लोगों ने ये देखा था ना, तो ये भी डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। आप कहीं से देखो, आप यहां से देख रहे होगे चाहे यहां से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, प्रॉपर्टीज नहीं बदलेगी। तो हमने वही आपको बताया हुआ है, एनाइसोट्रॉपी, समझ गए ना, डायरेक्शन डिपेंडेंट है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, एग्जिबिटिंग डिफरेंसेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑन चेंजिंग द डायरेक्शंस, उसको हम लोगों ने क्या बोला, आइसोट्रॉपी। ठीक है, इसका रीजन क्या था, रीजन अभी बताया हमने आपको, डिफरेंट अरेंजमेंट। कौन कौन से अरेंजमेंट, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। दूसरा अरेंजमेंट क्या था, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। क्या ये बात समझ में आई? अब बाकी अब हम लोग को है ना इसमें जो देखना है, आगे पढ़ना है, वो हम लोग क्यूबिकल क्रिस्टल की बात करेंगे। सो मैंने आपको बोला हुआ है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल डू नॉट शोज एन आइसोट्रॉपी। क्यूबिकल क्रिस्टल्स में नहीं होते क्योंकि उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो आप बीच से इसको कहीं से भी कट करोगे ना, ठीक है, तो प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी से देख लेते हैं, 5 मिनट लगेंगे बस। यस, हाँ, मैंने आपको बोला हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है द टाइप ऑफ क्रिस्टल्स डू नॉट शोज एनी आइसोट्रॉपी। तो हमने बोला क्यूबिक कैसा होता है, सारी डायरेक्शन सेम है उसकी, अब आप तुम कहीं से भी कट करो प्रॉपर्टीज नहीं बदलेगी। चलो जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिएगा, कुछ बेसिक। पहला वाला क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो डी क्या हो जाएगा, आइसोट्रॉपिक कौन सा होता है, एमॉर्फस। तो यही ऑप्शन क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट इज, ये हमने तीनों बता दिए ना, ये तीनों हो गए। अब इसमें एक और लाइन आ जाती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो आइसोमॉर्फस, आइसोमॉर्फस का मतलब क्या होता है, आइसो मतलब सेम, मॉर्फस मींस स्ट्रक्चर। कभी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर अगर सेम होता है तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोमॉर्फस, और इस पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही एक है, एक ही प्रॉपर्टी बची हुई थी, बाकी तो हमने सब देख ही ली। ठीक है, सो होपफुली आप लोगों को क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज याद हो गई होंगी। देखो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो याद हो गई ना सारी चीजें, कुछ भी अलग से नहीं था। कल से थोड़ा सा हम लोग क्लास में मजा आएगा, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा, आप लोग 12th में एंटर कर रहे हैं। 1 मिनट और रुको, 1 मिनट और, 2 क्वेश्चन और भी है। ठीक है, हाँ चलो ये कल ही बताएंगे अब। ठीक है, कल करेंगे अब।
फाइनली बस आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है।